हेलो एवरीवन। उम्मीद करती हूँ तुम लोग घर में सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। दोबारा हम लोग जो है वो जनरल साइकोलॉजी का इंटेलिजेंस चैप्टर लेके प्रस्तुत मैं तुम्हारे सामने हूँ। थॉर्नडाइक और गिलफोर्ड की थ्योरी आज हम लोग स्टडी करेंगे। इंटेलिजेंस के संबंध में ऑलरेडी तुम लोग बहुत सारा चीज़ जान चुकी हो और सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरी जो है आज हम लोग थॉर्नडाइक और गिलफोर्ड की थ्योरी यहाँ पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। थॉर्नडाइक और गिलफोर्ड की थ्योरी को हम लोग मल्टी फैक्टर थ्योरी के अंतर्गत हम लोग जो है इसका स्टडी हम लोग जो है वो करते हैं। तो आज हम लोग जो है वो इसका स्टडी जो है वो आज हम लोग इसका करेंगे, ठीक है। थॉर्नडाइक के बारे में जान लेते हैं। थॉर्नडाइक जो थे वो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। इनका पूरा नाम जो है वो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक था। इन्होंने इंटेलिजेंस के संबंध में तीन जो है वो इंडिपेंडेंट एबिलिटीज़ जो है उन्होंने बताया: एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, मैकेनिकल इंटेलिजेंस एंड सोशल इंटेलिजेंस। द एबिलिटी टू वर्बल एंड सिम्बॉलिक थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस के संबंध में कहा है। मैकेनिकल इंटेलिजेंस, द एबिलिटी टू इफेक्टिवली कंट्रोल योर बॉडी एंड मैनिपुलेट्स ऑब्जेक्ट्स, इसके संबंध में कहा है। सोशल इंटेलिजेंस, द एबिलिटी टू कम्युनिकेट विद पीपल, अंडरस्टैंड एंड परफॉर्म इन सोशल रिलेशन। तो इस तरह से उन्होंने तीन तरह के इंटेलिजेंस के बारे में जो है वो कहा है, ठीक है। थॉर्नडाइक ऐसा बिलीव करते हैं कि देयर वाज अ नथिंग लाइक जनरल एबिलिटी। उनका कहना है कि जनरल एबिलिटी जैसी कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि स्पीयरमैन ने जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर के बारे में जो बातें कही थी उनमें से जनरल एबिलिटी जो है वो के बारे में जो थॉर्नडाइक का विचार है, उनका मानना था, उनका विश्वास था कि जनरल एबिलिटी जैसी कोई चीज़ जो है वो नहीं होती है। उनका मानना था कि बुद्धि सिर्फ दो कारकों या तत्वों से मिलने से नहीं होता, बल्कि बुद्धि की रचना बहुत सारे छोटे छोटे तत्वों या कारकों के मिलने से होता है, और प्रत्येक कारक या तत्व एक विशिष्ट मानसिक क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है, साथ ही साथ एक दूसरे से स्वतंत्र भी होते हैं। ऐसा जो है वो थॉर्नडाइक का जो है वो मानना था। और ऐसे बहुत से कारकों के आपस में मिलने से बुद्धि की रचना होती है। ठीक वैसे ही जैसे अनेक ईंटों के मिलने से एक मकान का निर्माण होता है, जिस तरह से प्रत्येक ईंटों के मिलने से एक मकान का निर्माण होता है, तथा जिस तरह प्रत्येक ईंट एक दूसरे से स्वतंत्र होते हुए भी अपना योगदान करके एक मकान का निर्माण करते हैं, ठीक उसी तरह से अनेक विशिष्ट मानसिक क्षमताएं जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती है मिलकर बुद्धि का निर्माण करती हैं। तो इस तरह से जो है वो उन्होंने इस संबंध में जो है लेवल, रेंज, एरिया और स्पीड की जो है वो चर्चा जो है वो थॉर्नडाइक ने जो है वो की है। तो थॉर्नडाइक का मानना था कि दैट इन ऑलमोस्ट एवरी इंटेलेक्चुअल टास्क सम ऑफ द एबिलिटीज आर कॉमन and this causes the intercorrelation between different tasks. Thus according to him the intellect is constituted of separate factors, minute and independent. अब हम लोग आ जाते हैं गिलफोर्ड्स की थ्योरी पे। गिलफोर्ड्स की थ्योरी के बारे में जो है वो आप लोग पहले भी पढ़ी होंगी, पहले की कक्षाओं में भी आप लोगों ने स्टडी जो है वो किया होगा। इनका पूरा नाम जो है वो जॉय पॉल गिलफोर्ड, 7 मार्च 1897 इन मार्कियोटा, नेब्रास्का, नवंबर 26, 1987 इन लॉस एंजलिस में हुआ। Was a United States psychologist best remembered for his psychometric study of human intelligence, including the distinction between convergent and divergent production. और गिलफोर्ड की जो थ्योरी है, गिलफोर्ड के मल्टीफैक्टर थ्योरी में गिलफोर्ड का नाम भी इसमें सर्वोपरि आता है। इनका बहुत पुराना सिद्धांत माना जाता है। मनोवैज्ञानिकों ने इस श्रेणी के एक दूसरे सिद्धांत जिसे गिलफोर्ड ने 1967 में इसका प्रतिपादन किया, और इस तरह से इनके थ्योरी का नाम जो है वो स्ट्रक्चर इंटेलेक्ट थ्योरी के नाम से हम लोग जो है वो जानते हैं। और इस तरह से इनका जो है वो बहुत सारा चीज़ जो है वो पब्लिश हुआ, और उस पब्लिकेशंस के अंतर्गत इनका रैंक जो है वो 27th मोस्ट साइटेड साइकोलॉजिस्ट 20वीं शताब्दी के अंतर्गत जो है वो गिलफोर्ड का नाम जो है वो लिया जाता है। अकॉर्डिंग टू गिलफोर्ड, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट
theory 1955. Individual performance of intelligent test can be tracked back to the underlying mental abilities or factor of intelligence. SI theory comprises up to 180 different intellectual ability organized along 3 dimensions: operation, content and products. इन्होंने 3 तरह के अंतर्गत जो है वो इसके बारे में बताया कि मनुष्य का जो बुद्धि होता है वो उसको हम 3 डायमेंशंस में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, 3 डायमेंशंस में हम उसको समझ सकते हैं। और उन्होंने ऑपरेशंस के बारे में कहा है कि ऑपरेशन मतलब होता है संक्रिया। संक्रिया का तात्पर्य व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले मानसिक प्रक्रिया के स्वरूप से होता है। मेंटल एबिलिटी, नेचर ऑफ मेंटल एबिलिटी के अंतर्गत इसको हम लोग रखते हैं। इस कार्य को करने में व्यक्ति द्वारा जो की गई मानसिक क्रिया का स्वरूप क्या है, इसकी व्याख्या संक्रिया में होती है। इसके अंतर्गत उन्होंने कॉग्निशन, मेमोरी रिकॉर्डिंग, मेमोरी रिटेंशन, डाइवर्जेंट प्रोडक्शन, कन्वर्जेंट प्रोडक्शन इत्यादि को जो है वो इसके अंतर्गत जो है वो रखा है। और उसके बाद उन्होंने कंटेंट दिस डायमेंशंस मीन्स वेयर द एरिया, आइटम्स और इंफॉर्मेशन वर्क ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन। और इसके अंतर्गत उन्होंने फिगरल, सिंबॉलिक, विजुअल ये सब चीज़ों को उन्होंने रखा है। कंटेंट को के अंतर्गत जो है इस विमा से तात्पर्य उस क्षेत्र से होता है जिसके एकांश या सूचना के आधार पर संक्रिया की जाती है, ऑपरेशंस किया जाता है। गिलफोर्ड के अनुसार ऐसे एकांश और सूचनाओं को भी विभिन्न भागों में बांटा गया है, जैसे कि विजुअल, ऑडिटरी, सिंबॉलिक, सिमेंटिक, बिहेवियरल इत्यादि चीज़ों में जो है वो उन्होंने इसको बांटा है। नेक्स्ट, अब हम लोग आ जाते हैं प्रोडक्ट पे। प्रोडक्ट इट कंटेन्स रिजल्ट ऑफ अप्लाइंग पर्टिकुलर ऑपरेशन टू स्पेसिफिक कंटेंट। इसके अंतर्गत जो है वो इस विमा से तात्पर्य किसी विशेष प्रकार की विषय वस्तु द्वारा की गई ऑपरेशंस के परिणाम से होता है। इस तरह के परिणाम में गिलफोर्ड ने 6 भागों में इसको बांटा है, मतलब उसको जो है वो इकाई, वर्ग, संबंध, पद्धतियाँ, रूपांतरण और आशय, इसके अंतर्गत उन्होंने जो इस चीज़ को बांटा है। अगर हम इन सभी यदि इस तरह से स्पष्ट है कि गिलफोर्ड ने अपने सिद्धांत में बुद्धि की व्याख्या 3 विमाओं के आधार पर किया है, ठीक है, और प्रत्येक विमा के कई कारक हैं। संक्रिया विमा के 6 कारक हैं, विषय वस्तु विमा के 5 कारक हैं और उत्पादन विमा के 6 कारक हैं। इस तरह से गिलफोर्ड के अनुसार बुद्धि में कुल मिलाकर 6 × 5 × 6 यदि हम करें तो 150 कारक जो हैं वो होते हैं। तो इस तरह से जो गिलफोर्ड का थ्योरी है ये जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट माना गया है, और यह जो है वो मनुष्य की बौद्धिक क्षमता या बौद्धिक विकास या उसकी बुद्धि को समझने में यह थ्योरी जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट अपना योगदान जो है वो देता है। हालांकि इसकी आलोचना भी की गई है, जैसा कि फेयर्स के आलोचना को यदि हम देखें तो गिलफोर्ड का सिद्धांत वास्तव में एक सिद्धांत के रूप में नहीं लगता, उनका कहना है, बल्कि इसे बुद्धि का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सोनॉमी के आधार पर एक पद्धति को उन्होंने माना है, ठीक है। तो उसी तरह ब्रॉडी ने भी अपने अध्ययन में पाया है कि गिलफोर्ड द्वारा बताए गए अलग अलग संरचनाएं जो हैं वो बहुत स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि गिलफोर्ड का जो थ्योरी है वो व्याख्या तो बहुत बेहतर तरीके से करता है, लेकिन इसकी आलोचना भी कम नहीं हुई है। तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है वो कैटल्स का थ्योरी लेके मैं उपस्थित होंगी तुम लोग के सामने। तब तक तुम लोग उसको रिवाइज करो। ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ एंड स्टे एट योर होम। थैंक यू।